हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें और बेल आइकन दबा करके सारी नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ और आपको वो तुरंत पता चल जाए। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने जो पढ़ा था, जो पहली वीडियो हमने डाली थी, उसमें मैंने बताया था आपको पादपों में पोषण के बारे में, किस तरीके से पादप अपना पोषण लेते हैं। इसी के साथ साथ दोस्त, जो आज हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमको, ये टॉपिक है दोस्तों मृतजीवी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मृतजीवी के बारे में। देखो दोस्तों, आपने बाज़ार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। मशरूम बाज़ार में खाते भी हैं मशरूम को। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तने या छालों पर छाते के समान संरचनाओं के कुछ गुच्छे भी आपने देखे होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये जीवन यापन हेतु किस प्रकार से पोषकों को प्राप्त करते हैं और कहाँ से प्राप्त करते हैं ताकि ये अपना जीवन यापन कर सके। अब बात ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, मुंह तो होता नहीं इनमें। ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल भी उपस्थित नहीं होता है। अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भी भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कैसे प्राप्त करते होंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे चित्र में देख लीजिए, आपको मशरूम दिख जाएगा। यहाँ पे एक पैकेट वाला मशरूम है और दूसरा जो उगा हुआ है मशरूम वो देख सकते हैं आप। ये देखिए पैकेट में है, यहाँ पे एक मिनट, ये देख सकते हैं पैकेट वाला है और ये दूसरा मशरूम है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि रोटी होती है, ब्रेड होती है, अगर आप उस पर थोड़ा पानी गिरा दें, उसको गीले में या थोड़ी नम जलवायु में उसको रखें, तो कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद आप देखेंगे उसमें कि कुछ रुई जैसे सफ़ेद सफ़ेद उस पर फोहे आ गया है, इस तरीके से। तो इसको दोस्तों, जो रुई जैसा जो उस पर धब्बे पड़ जाते हैं या काले धब्बे भी हो सकते हैं, उसको कवक या फंजाई कहते हैं। कवक हिंदी का वर्ड है, फंजाई इंग्लिश का वर्ड है। फंजाई कहते हैं इंग्लिश में कवक को। तो ये वही होता है, इसको बोलते हैं कवक, जो फुई लग जाती है। अचार में भी आपने देखी होगी, रोटी के टुकड़े पे, ब्रेड पर। मैं चित्र आपको दिखा देता हूँ इसमें। यहाँ पर देख सकते हैं आप ब्रेड। ये देखो दोस्तों, ब्रेड पर एक तरीके से क्या लग गई है, फुई लग गई है, कवक, फंजाई, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अधिकतर ये क्या करते हैं, इनकी पोषण प्रणाली होती है वो किस तरीके की होती है, मतलब कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पे देखिए, इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती हैं। ये मृत एवं विघटनकारी यानी सड़ने वाली जो वस्तुएं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, मतलब कुछ पाचक रस छोड़ देते हैं उन चीज़ों पर, जैसे कि रोटी पर छोड़ दिया या ब्रेड पर पाचक रस ये छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, तथा उसे ये साधारण और विले रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे रोटी है या ब्रेड है, उसको घोल देंगे थोड़ा थोड़ा, वो क्या हो जाएगा, साधारण रूप में या विले रूप में हो जाएगा, गिलगिला जैसा होता है ऐसा हो जाएगा, सॉफ्ट सा। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण कर लेते हैं। सीधी बात है। उस पर कुछ ये अम्ल डालेंगे, अम्ल से वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब इनके लिए पचाना आसान हो जाएगा और उसको फिर ये अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। तो ये दोस्तों हो गए मृतजीवी पोषण। ठीक है दोस्तों, मृतजीवी पोषण। इसके बाद हम बात करते हैं कवक, आचार, कवक, फंजाई, आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर ये उगते हैं। आचार पे, चमड़े पे, कपड़े पे, अन्य पदार्थों पे उग जाते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो, यानी नमी वाले स्थान पे भी उग जाते हैं और जो उष्ण है, गर्म वाले स्थानों पे भी उग जाते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है, लेकिन सबसे अच्छी जो इनके लिए परिस्थितियाँ हैं वृद्धि करने के लिए, वो है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु सबसे बेस्ट है इनके लिए। उसमें बहुत जल्दी से अपनी बढ़ोतरी करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल गया है कि वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है इन कवकों के लिए। इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ें तो अनुपयोगी हो जाती है,
जैसे कि आपका ब्रेड, रोटी वगैरह, इन पे अगर कवक लग जाता है तो ख़राब हो जाती है, अचार वगैरह। ठीक है दोस्तों इसके बाद बात करते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैविक पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। देखो दोस्तों, ये जो कवक है किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, क्या रीज़न है, मतलब कैसे वस्तुएं ख़राब होती हैं। तो इनका रीज़न ये है कि जो कवक होते हैं एक तरीके से क्या होते हैं दोस्तों, इनके बीजाणु होते हैं, ये वायु में उपस्थित होते हैं, और जैसे ही इनको नम एवं उष्ण जलवायु मिलती है तो ये क्या होते हैं, अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जिस भी चीज़ पर जाकर मान लो ये बैठ गए और वहाँ पे नमी है या उष्ण है, वो गर्म है या नमी है बिल्कुल, तो वो क्या होंगे, एकदम से अंकुरित होना शुरू होंगे। मतलब 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वे अंकुरित होकर नए कवकों को जन्म दे देते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर ज़्यादा कवक और लग जाते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा ख़राब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, अगर हम नमी से बचाए वस्तुओं को तो ख़राब होने से बच सकती है, नमी और उष्ण जलवायु से। अब इसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। देखो दोस्तों, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं, सहजीवी संबंध। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कुछ कवक हो गए जैसे, वो वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष जो है कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा कि जो वृक्ष है वो कवक को पोषण प्रदान कर रहा है। वृक्ष तो कवक को पोषण प्रदान करेगा और कवक उसके लिए क्या करेगा, जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता देगा। उससे जो है जल और पोषण बहुत ही आसानी से उस वृक्ष के लिए उपलब्ध हो जाएंगे कवक की वजह से। तो कवक उसको फ़ायदा दे रहा है और वो वृक्ष उस कवक को फ़ायदा दे रहा है। तो दोनों सहजीवी संबंध बनाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। लाइकेन में दोस्तों क्या होता है, एक होता है उसमें शैवाल और एक होता है कवक, दोनों मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। देखो, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, ये हमें मालूम है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जो कवक होता है वो शैवाल को रहने का स्थान यानी कि आवास, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल क्या करता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य कवक को देता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो लाइकेन है, लाइकेन के अंदर शैवाल भी होता है, कवक भी होता है। कवक जो होता है वो शैवाल को रहने की जगह देता है, एक तरीके से जल देता है, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल उसको प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य यानी खाने की जो पूर्ति करता है वो शैवाल करता है, क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और बदले में कवक को भोजन देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। हमें पता है दोस्तों कि पेड़ पौधे जो है मृदा से नाइट्रोजन, खनिज लवण वगैरह लेते रहते हैं, तो वो ख़त्म भी हो जाते होंगे मिट्टी में से, तो किस प्रकार से उनकी पूर्ति होती रहती है। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा मालिक को बगीचों के लॉन एवं गमलों में खाद तथा उर्वरक डालते देखा है? बिल्कुल देखा होगा। उर्वरक, क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? मतलब जो उर्वरक हैं या खाद, उनको वो मिट्टी में क्यों मिलाते हैं, जानते हैं आप? आइए पढ़ते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। जो पादप होते हैं यानी पेड़ पौधे मिट्टी से खनिज और पोषक तत्व अवशोषित कर लेते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे ले रहे हैं तो उनकी मात्रा कम होगी। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। उर्वरक या खाद के अंदर ये चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि पादप बार बार उसका उपयोग करते रहते हैं मिट्टी को, तो इसलिए मिट्टी में इन पोषकों की मात्रा कम हो जाती है दिन पे दिन। आगे देखते हैं दोस्तों,
इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। अब वापस से जो ये पोषक तत्व उसमें से नष्ट हो गए हैं मृदा में से, तो वापस इनको उसमें समृद्ध करने के लिए, मिट्टी में वापस इनको लाने के लिए इसमें हम उर्वरक और खाद डालते हैं ताकि ये पोषक तत्व वापस से उसमें आ जाए। यदि हमें अपने पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अगर हमें इनके बारे में ज्ञान हो कि पादपों को कैसा उगाना है, कैसे स्वस्थ रखना है, तो हम उनको रख सकते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पादपों के पोषण क्या है, उनकी क्या क्या आवश्यकता है। तब पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पादपों को अगर प्रोटीन बनाना है, जैसे दालों में प्रोटीन होता है, अगर उनको प्रोटीन बनाना है तो उनको नाइट्रोजन चाहिए होगा पादपों को। फसल की कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। देखो दोस्तों, जब फसल की कटाई होती है उसके बाद मृदा में जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमें पता है कि वातावरण के अंदर या वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस उपलब्ध है, परंतु पादप इसका उपयोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये मैंने आपको इस वीडियो के पहले जो भाग में भी बताया था। हमें मालूम है कि पादप जो है इस नाइट्रोजन का उपयोग, जो नाइट्रोजन वातावरण में घुली हुई है, उसका उपयोग करने में असमर्थ है। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं और भोजन बना लेते हैं, तो ऐसे वो नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। वो विलेय रूप में, यानी कि घुले हुए रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। देखो दोस्तों, कुछ बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है, वो दोस्तों क्या काम करता है, वो वायुमंडल में जो घुली हुई नाइट्रोजन है उसको वो विलेय पदार्थों में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते रहते हैं। देखो दोस्तों, जो राइजोबियम है ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ये जो चना है, मटर है, मूंग, सेम तथा अन्य जो फलीदार जो पौधे हैं उनकी जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे समझना आप ध्यान से। हमें पता है जो ये राइजोबियम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, इसलिए दालों की जड़ों में पाए जाते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन देते रहते हैं। इसके बदले में क्या होता है, वो जो पादप है वो राइजोबियम जीवाणु को आवास भी देते हैं, मतलब रहने के लिए जगह, और खाद्य भी वही दाल के पौधे प्रदान करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। तो इस तरीके से देखो, दाल के पौधे में और राइजोबियम जीवाणु में ये सहजीवी संबंध पाया जाता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर दालों की जब भी वो फसल उगाते हैं तो उसके लिए उनको नाइट्रोजनी जो उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति पूरी हो जाती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत ही कम अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी के बारे में हमने पढ़ा था, जो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हीं पर घर बना लेते हैं, उन्हीं पर अंडे देते हैं। जैसे कि जूं हमारे सिर पर रहती है, हमें नुकसान पहुंचाती है और अपना भरण पोषण करती है। मृतजीवी में जैसे हमने कवक के बारे में पढ़ा था, परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादपों तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते तो वो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। इंसान विषमपोषी है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी है? बिल्कुल, क्योंकि वो भी दूसरे पर निर्भर हैं, जीवों पर निर्भर हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको उसको और भी आसान भाषा में समझाने की। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप अपनी राय दें, कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों।